नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 29 जून 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। कोट देखते हैं सबसे पहले। एलन सिम्पसन का कोट है, अगर आपके पास में इंटीग्रिटी है तो कुछ और नहीं चाहिए, कुछ मैटर नहीं करता। और अगर आपके पास में इंटीग्रिटी नहीं है तो भी कुछ मायने नहीं रखता। देखो कोट काफ़ी ज़बरदस्त है। सबसे पहले इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना, इवन तब जब आपको कोई नहीं देख रहा है। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से एथिक्स की चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आप एक दुकानदार के पास में गए सामान लेने, दुकानदार ने आपको सामान दिया, कुछ पैसे आपको वापस दिए, आप घर आ गए। घर आके आप देखते हो कि दुकानदार ने आपको ज़्यादा पैसे वापस दे दिए। दो ऑप्शन है, एक तो दुकानदार को पता नहीं लगा इसलिए पैसे रख लेता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। बेशक दुकानदार को पता नहीं लगा, लेकिन आप जाते हो दुकानदार को बताते हो कि आपने गलती से पैसा वापस दे दिया और आप लौटा देते हो, तो ये है इंटीग्रिटी। अनेकों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इंटीग्रिटी के। ट्रैफिक लाइट पे कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी आप वहां पे रूल को फॉलो करते हो, कानून का पालन करते हो। लेकिन देखो आज के समय में ना इंटीग्रिटी की कमी देखने को मिल रही है। पॉलिटिशियन कुछ भी धोखा देके वोट लेने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर। इवन ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते हैं, देश के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करते हैं। और बिजनेसेस में फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखो अगर इंटीग्रिटी है तो इससे ट्रस्ट बनता है, अगर इंटीग्रिटी है तो डिसीजन सही होते हैं, अगर इंटीग्रिटी है तो रिस्पेक्ट मिलती है, अगर इंटीग्रिटी है तो करप्शन कम होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं। आज की डिस्कशन की बात करें, आज सैटरडे है, 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक द हिंदू का, बाकी एक कल का भी डिस्कस करना है, एक रूरल डेवलपमेंट से संबंधित आर्टिकल है। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, ये डेट क्राइसिस से संबंधित। फिर रूरल डेवलपमेंट वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन जरूरी है। काफी समय से इस इशू पे कोई आर्टिकल आया नहीं है और इशू इंपॉर्टेंट है। तीसरा फिर टेररिज्म से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जो हमें कल डिस्कस करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो टेररिज्म से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे ना पीएम पोस्ट की, उसी समय जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में टेररिस्ट अटैक हुआ। 10 के आसपास पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों की जान चली गई जो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे। जानबूझ के टेररिस्ट ने देखो ये दिन चुना ताकि वो ये साबित करना चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। आमतौर पे जो आतंकवादी हैं वो इस प्रकार के बड़े दिन को चुनते हैं। जैसे 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी ना, तो उस समय अफगानिस्तान के हेरात में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था ना, वहाँ पे अटैक हुआ था। वहाँ पे देखो 4 लश्कर तोयबा के आतंकवादी पूरी सोची समझी साजिश के तहत आएंगे कि यहाँ पे इंडिया का जो ऑफिस है वहाँ पे वो होस्टेजेस बनाएंगे ताकि भारत को एम्बेरस किया जा सके। लेकिन देखो उस समय आईटीबीपी के जो जवान थे हेरात में इंडिया के काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस के सामने ना बिल्कुल चौकस थे, तो उन्होंने आतंकियों को सफल नहीं होने दिया उनके मंसूबे में, यानी आतंकवादी जो है वो होस्टेजेस नहीं बना सके थे। लेकिन राइटर ये कहते हैं देखो जिस हिसाब से जम्मू डिवीजन में पिछले कुछ महीनों में टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं ना, तो ये मौका है हम एनालाइज करें कि पिछले 35 सालों से भारत जो इंसर्जेंसी से लड़ रहा है ना, भारत उसमें कितना सफल साबित हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंसर्जेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो 1979 में यूएसएसआर की फोर्सेस आई अफगानिस्तान में। अब यूएसएसआर की फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे ना मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, यूएस के द्वारा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, ताकि ये यूएसएसआर की फोर्सेस के अगेंस्ट लड़े। और फाइनली देखो 1989 में ना यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई। तो इस जीत से ना पाकिस्तान बहुत उत्साहित हुआ। पाकिस्तान को लगा यार जब यूएसएसआर जितनी बड़ी सुपर पावर को मजबूर किया जा सकता है अफगानिस्तान छोड़ने के लिए, तो इंडिया को भी मजबूर किया जा सकता है कश्मीर छोड़ने के लिए। तो उस समय 90s की शुरुआत में पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने ना मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी फॉलो की। पाकिस्तान कश्मीर में मास अपराइजिंग स्प्रेड करना चाहता था, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट वायलेंस करवाना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान ने, ताकि एक डर का माहौल पैदा किया जा सके। या फिर बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज़ थे ना, जैसे जज हो गए, उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया। मकसद सिर्फ एक, खौफ पैदा किया जा सके।
सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना स्टार्ट किया गया, ताकि गोरिल्ला टैक्टिक्स, आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान नहीं जीत सकता था, लेकिन गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करना स्टार्ट किया। मकसद जैसा मैंने आपको बताया एक ही था कि इंडिया को मजबूर किया जाए कश्मीर छोड़ने के लिए। शुरुआत में देखो भारत ना डिफेंसिव था कश्मीर को लेके, क्योंकि आतंकवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन देखो धीरे धीरे इंडिया ने वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया। आतंकवाद से लड़ने की जो स्ट्रेटजी थी इंडिया ने मजबूत की। विभिन्न जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और विभिन्न आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से देखने को मिला। पुलिस को अच्छे से ट्रेन किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो नेटवर्क था वहां पे मजबूत किया गया। लोकल लोगों के दिल जीतने की कोशिश की गई। तो ये सब काम इंडिया ने किया 90s में। शुरू में इंडिया डिफेंसिव था, लेकिन बाद में इंडिया ने ये सब काम करना स्टार्ट किया। और जैसे ही वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हुई ना, तो इंडिया ने इलेक्शन करवा दिए जम्मू एंड कश्मीर में 96 में। तो सरकार को यह समझ में आ गया, यार हम तो खामखाम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए डेस्परेट थे। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं कश्मीर को इंडिया से अलग ना कर दे, लेकिन अभी इतना कुछ करने के बाद कश्मीर में सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई है और इतना कॉन्फिडेंस में इंडिया को आ गया था कि इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट करवा दिया वहां पे 96 में। 96 से पहले जहां देखो इंडिया पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार था, उस समय प्रधानमंत्री थी भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। 1994 में इंडिया बार बार बोल रहा था पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि जैसा हम चाहते हैं ना वैसा बातचीत कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के इशू पे बातचीत कीजिए। इंडिया चाहता था टेररिज्म के इशू पे बातचीत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म स्प्रेड कर रहा था कश्मीर में। लेकिन देखो बेनजीर भुट्टो सत्ता से गई और बाद में नवाज शरीफ सत्ता में आ गए 1997 में दूसरी बार। तो उन्होंने इंडिया से एंगेज करना स्टार्ट किया। एक स्ट्रक्चर वे में ना डायलॉग स्टार्ट हुआ। स्ट्रक्चर वे में मतलब बहुत सारे इश्यूज को लेकर डिस्कशन हुई, जैसे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन खराब है, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए, दोनों देश आपस में कोऑपरेट करें, इसको लेके कोई एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए। इन सभी इश्यूज के अतिरिक्त दो इशू और थे। जम्मू एंड कश्मीर को लेके ओवरऑल कोई समाधान निकालना, क्योंकि इंडिया कह रहा था जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जबकि पाकिस्तान इस पे दावा ठोक रहा था। और इन सब के अलावा एक इशू और था टेररिज्म। बट देखो पाकिस्तान ने ना टेररिज्म पे कोई चर्चा नहीं की। तो उस समय इंडिया को समझ में आ गया था कि पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म के इशू को रिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानबूझ के इसे स्प्रेड कर रहा है। अभी तक देखो जितनी भी सरकारें आई हैं ना, सब ने मतलब टेररिज्म पे आंख बंद की है। और आर्मी ISI दोनों की कॉम्प्लिसिटी देखने को मिलती है पाकिस्तान से जो टेररिस्ट भारत में आते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट्स का कोई से ना हो, मतलब कई बार सिविलियन गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान में पता भी नहीं होता कि पाकिस्तान की आर्मी ISI क्या करवा रही है, लेकिन देखो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कश्मीर में पिछले 35 सालों से इंसर्जेंसी है। क्या पड़ोसी मुल्क के सपोर्ट के बिना कश्मीर में इतने सालों तक इंसर्जेंसी जारी रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सबसे बड़ा सबूत ये है, सब देश जानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तभी जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी है। अदरवाइज इंसर्जेंसी इतने समय तक जीवित रह ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। खैर फिर से मुद्दे पे आते हैं, जो इवेंट्स चल रही थी। देखो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसमें एक चीज ये डिसाइड हुई थी कि दोनों देश ना पीसफुल ढंग से जो भी इश्यूज है ना उनको रिजोल्व करेंगे। इसलिए इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट देखो जब ये शिमला समझौता साइन हुआ था ना, तो उस समय पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म को स्प्रेड करना ये आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में 90s में पाकिस्तान ने टेररिज्म को स्प्रेड करना स्टार्ट किया, तो शिमला एग्रीमेंट अपने आप में नलीफाई हो गया। समझ गए? बाद में देखो 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया। दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो वर्ल्ड जो था, इंडिया पाकिस्तान को और भी सीरियस लेने लगा। वर्ल्ड को लगने लगा कि यार ये दो देश आपस में लड़ गए तो न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा और वर्ल्ड तबाही की तरफ आगे बढ़ेगा। बाद में 1999 में वो पल भी सामने आया जब पूरा वर्ल्ड डर गया कि जैसे अब तो देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार स्टार्ट हुआ, जब इनफिल्ट्रेटर्स कारगिल में आके बैठ गए थे। लेकिन देखो उस समय इंडिया ने इसे फुल फ्लेज वार में तब्दील नहीं होने दिया। और
जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे उनको खदेड़ दिया। वर्ल्ड के बड़े देश जैसे यूएसए जैसे देशों ने तुरंत इंटरवेंशन किया था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच उस समय शांति इस्टाब्लिश करवाई थी। बाद में देखो 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ और उस समय भारत ने अपनी बहुत सारी फोर्सेस को बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया और ऐसा लगने लगा कि जैसे अब भारत आदेश देगा पाकिस्तान के साथ युद्ध स्टार्ट करने के लिए। ऑपरेशन पराक्रम इसको नाम दिया गया था कि भारत ने अपनी ट्रूप्स को बॉर्डर के नज़दीक डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन भारत ने फैसला लिया कि हम युद्ध स्टार्ट नहीं करेंगे। फाइनली देखो फिर 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, तब भी यूएस को डर लगने लगा था। विकीलीक्स जो लीक हुई थी ना, तब भी यूएस को डर लग रहा था कि अब भारत जवाब देगा, भारत युद्ध की घोषणा करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। हिलरी क्लिंटन उस समय विदेश मंत्री थी, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को फोन किया था कि आप गुस्से में आके, मुंबई अटैक के बाद उन्होंने फोन किया था कि आप गुस्से में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट युद्ध स्टार्ट करने की घोषणा मत कीजिएगा। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। उस समय देखो परवेज मुशर्रफ ने इंडिया को एश्योरेंस दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर से इंडिया ने डिसाइड किया कि युद्ध ना स्टार्ट किया जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन देखो जनता ये चाहती थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। फिर देखो पठानकोट में अटैक हुआ, उस समय प्रधानमंत्री मोदी, ना सिर्फ देखो प्रधानमंत्री मोदी, वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सब यही चाहते थे डायलॉग पाकिस्तान के साथ रखा जाए और पाकिस्तान को समझाया जाए कि आतंकवाद स्प्रेड करना आपके हित में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं माना। 2015 में जब पठानकोट में अटैक हुआ ना, तो बल्कि भारत सरकार ने अभूतपूर्व ढंग से पाकिस्तान के एक दल को पठानकोट एयरबेस पे आने दिया, जिसमें आईएसआई के ऑफिसर भी थे। इससे बढ़िया भारत की तरफ से कोऑपरेशन का सबूत क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की पठानकोट एयरबेस के अपराधियों के अगेंस्ट। फिर देखो उरी अटैक हुआ। उरी अटैक के बाद भारत ने अपना दल भेजा, यूनिट भेजी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए। तो भारत की तरफ से यह संकेत था कि देखो अगर आपकी तरफ से हमले हुए तो हम तैयार हैं, हम हमारी फोर्सेस को बॉर्डर के उस पार भेजने में कतराएंगे नहीं। फिर देखो पुलवामा हो गया 2019 में। पुलवामा के बाद तो इंडिया ने एयर स्ट्राइक का आदेश दिया और यह भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सिग्नल था, वी आर रेडी फॉर वार। अगर आप टेररिस्ट अटैक करवाओगे तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी करेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होता है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में यह होता है, एक तो होता है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, उसके बाद बॉर्डर के पार जाके उन आतंकवादियों को सजा देना। दूसरा यह होता है कि आपको पता है कि आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे पहले कि हमला हो आपने उससे पहले ही अटैक कर दिया उन आतंकवादियों के ऊपर जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव अटैक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि हमला करने से पहले ही उन पे अटैक कर दिया ताकि वो हमला ना कर पाएं। तो भारत ने पाकिस्तान को बोल दिया कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, अभी जैसे ये अटैक हुआ, रियासी में अटैक हुआ, उससे पहले भी अटैक हुए, तो इनका जवाब भारत ने नहीं दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया कब जवाब देगा? मतलब कितने बड़े हमले को इंडिया गंभीर हमला मानेगा और फिर उसका जवाब देगा? क्योंकि पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है कि इंडिया की बॉडी पे आप 1000 कट करो। तभी पाकिस्तान बार बार इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा डायलेमा इंडिया के लिए यही है कि कितना बड़ा हमला, टेररिस्ट हमला कश्मीर में हो कि इंडिया उसका जवाब दे। और इंडिया ने जो पाकिस्तान को बोला था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इंडिया करेगा, अभी तक इंडिया ने ज़्यादा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पाकिस्तान में आतंकवादियों के अगेंस्ट किए नहीं हैं। और देखो एक चीज़, पूरा वर्ल्ड ये चीज़ जानता है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों में टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो एक रणनीति जो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनाई है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला जाए। इस चीज़ का असर देखो पाकिस्तान पे ज़रूर हुआ है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने दिखाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए कि देखो हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई टेरर ग्रुप्स ने अपने नाम भी चेंज कर लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन से बचाया जा सके। तो ये रणनीति देखो आगे भी इंडिया को फॉलो करते रहना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग थलग करो।
जैसे ये रियासी अटैक हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज के साथ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ में शेयर की जाए, इससे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर और बढ़ता है। बाकी इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया देखो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेररिज्म ग्रिड को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, ताकि मानवीय भूल के कारण अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाता है तो उस संभावना को कम से कम किया जा सके। तो अपने बस में जो भी चीज़ें हैं इंडिया वो कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो देश बर्बाद है, बर्बाद होने के रास्ते पर चल रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि रूरल डेवलपमेंट पे कोई आर्टिकल आया नहीं है, आना चाहिए, तो अब बिजनेस लाइन में आर्टिकल आया है। जब हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे ना, तब भी इस इशू पे काफ़ी डिस्कशन हुई थी। देखो शहरों में तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हाईवेज भी बने हैं, लेकिन रूरल एरियाज में आप जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रेस देखने को मिलता है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी हुआ क्या है, लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे फॉर 2022-23, इसमें देखो ये बोला गया है कि रूरल एरियाज में लोगों का जो इनकम लेवल है ना वो बढ़ रहा है। जब देखो लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है ना, तो वो फूड पर खर्च करना कम कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4 सदस्यों का एक परिवार है, टोटल इनकम है 10,000 रुपये। अब देखो 10,000 में 5,000 रुपये तो लग गए फूड पे, बाकी बच गए 5,000 रुपये, वो यूज हो गए कहीं और। लेकिन अगर इनकम लेवल बढ़ गया, मान लीजिए 10,000 के बजाय 50,000 हो गया, तो फूड पे तो 5,000 के बजाय 6,000 खर्च हो जाएंगे, 7,000 हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है ना, तो रेशो के हिसाब से देखें तो फूड पर खर्चा कम हो जाता है, फिर दूसरी चीज़ों पे इंसान खर्च करने लगता है क्योंकि उसके पास पैसा एक्स्ट्रा बच गया है। वही देखने को मिल रहा है रूरल एरियाज में। ये देखिए, शिफ्ट इन स्पेंडिंग पैटर्न। पहली बार ऐसा हुआ है कि पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से हम देखें तो फूड पे जो एक्सपेंडिचर है ना वो 50% से कम हो गया है, 46% तक पहुंच गया है, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो अच्छा साइन है। दूसरा पॉइंट इस सर्वे में ये बोला गया, इवन रूरल एरियाज में भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना लोगों की, वो इंक्रीज हो रही है। मतलब अब लोग व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, अब लोग मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे फिर आने वाले समय में ना रूरल एरियाज में डिमांड के बढ़ने के ये संकेत हैं। पहले शहरों में देखो ऐसा होता था, लोगों का इनकम लेवल ज़्यादा, तो वो फूड पे कम खर्च करते थे, लेकिन रूरल एरियाज में खर्चा फूड पे ज़्यादा होता था क्योंकि वहाँ पे इनकम लेवल कम। बट अब रूरल और अर्बन कंजप्शन पैटर्न में ना कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। मतलब जो गैप था पहले, वो गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब रूरल एरियाज में भी लोग फूड पे कम खर्च करते जा रहे हैं। चलो ये तो देखो सर्वे की फाइंडिंग्स की हमने बात की। अब थोड़ा रूरल डेवलपमेंट के बारे में ना डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात करें, संविधान में क्या बोला गया है? संविधान का आर्टिकल 40 क्या बोलता है? पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात बोलता है संविधान का आर्टिकल 40, और बोलता है कि जो सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स है ना उनको आप नेसेसरी पावर दो। तो इसी पे काम करते हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। कब आया? 1992 में। इसके अलावा संविधान का जो 11th शेड्यूल है ना, कौन सा शेड्यूल? 11th शेड्यूल में ना जो पंचायती राज बॉडीज़ है ना उनको 29 फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, लैंड इंप्रूवमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो ये हमने संविधान की बात की। गवर्नेंस की बात करें तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होती है जो कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं, और इसके अलावा हर एक स्टेट गवर्नमेंट में भी
एक डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है जो कि देखो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टेट में इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा लोकल लेवल पे तो पंचायती राज बॉडीज होती हैं, आपको पता ही है। अगर देखो हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे रूरल इंडिया में ग्रोथ आ रही है, ये देखो जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सरकार ने कौन सी पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स चलाए हैं। तो सबसे पहले हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। पिछले कुछ सालों में देखो काफ़ी सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडोप्ट किया गया है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे हाई यील्डिंग सीड्स वैरायटीज़ को प्रमोट किया गया है सरकार के द्वारा, और इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, जैसे देखो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन टेक्निक है, इन सब का चलन बढ़ गया है। इसके अलावा सरकार ने और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है रूरल ग्रोथ में। इसके बाद अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से संबंधित। इसमें कौन सी स्कीम्स आप लिखोगे? जैसे देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस स्कीम के तहत गांव-गांव में ऑल वेदर रोड्स बनाए गए हैं और रिमोट विलेजेस को भी टाउन्स से सिटीज से जोड़ा गया है। इसके अलावा देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक स्कीम का नाम दे सकते हो दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इस स्कीम ने भी ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया है, जैसे कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर है या फिर रूरल एरियाज़ में प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। फिर आप नाम दे सकते हो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का, ये आपने शायद पता नहीं सुना है क्या, नहीं सुना है, SVEP पूरा नाम है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत सरकार रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है। सरकार ने रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी फोकस किया है। और इसके अलावा जैसे देखो जन धन स्कीम वगैरह चलाई गई, तो गांव-गांव में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो आई, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। मुद्रा योजना, ये तो दोनों के लिए है, शहरों के लिए भी है, गाँव के लिए भी है। फिर आप डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बोल सकते हो, जैसे देखो भारत नेट है, एक सरकार की स्कीम है भारत नेट। भारत नेट को ना पहले नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जानते थे। अब इस स्कीम के तहत ना सरकार ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। तो गांव-गांव में अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट आज के समय में उपलब्ध होने लगा है इस भारत नेट स्कीम की सहायता से। जैसे गांव-गांव में सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर चलाए, इस्टेब्लिश करवाए। अब कॉमन सर्विस सेंटर से ये होता है सारी जो फैसिलिटीज़ है ना, आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड से रिलेटेड कोई डिटेल आपको चाहिए, सारी की सारी एक ही सेंटर पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर सरकार ने इस्टेब्लिश करवाए। इसके अलावा देखो रूरल एरियाज़ में हुनर हाट स्कीम सरकार ने चलाई, ताकि जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग हैं और कारीगर वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको एक मार्केट मिले, दुनिया उनके प्रोडक्ट्स देखे और खरीदे। इवन देखो सरकार ने, आपको भी पता है, जीआई टैग पे बहुत फोकस किया है। हर 10वें दिन यूपीएससी एस्पायरेंट्स कोई नया जीआई टैग देखते रहते हैं। तो ये जीआई टैग सरकार क्यों देती है? रूरल एरियाज में कोई पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है, वो उसे सहेज के रख सकें, उसका फायदा उठा सकें, इसीलिए तो जीआई टैग सरकार देती है समय समय पे। इसके अलावा सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई है और स्वच्छ भारत अभियान पे सरकार ने काफ़ी फोकस किया है। गांव-गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने पे फोकस किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, आपको पता होनी चाहिए। आंसर्स में लिखने के लिए फोल्डर मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। ये दूसरी स्लाइड में वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोली, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एक्सेस यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मुद्रा योजना, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया है, चलो माना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चैलेंजेस नहीं है। रूरल एरिया में आज के समय में बहुत चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एंड फार्मर्स के ऊपर में डेट है। अभी भी देखो मानसून काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हर एरिया में नहीं उपलब्ध है, आसानी से किसानों को कर्ज नहीं मिलता। आज भी देखो आप अगर डेटा स्टडी करोगे ना, आधे से अधिक एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स के ऊपर आज के समय में कर्ज है। मतलब जितने परिवार हमारे देश में खेती करते हैं ना, आधे से ज़्यादा परिवारों के ऊपर कर्ज है। एवरेज निकालोगे कितना कर्ज है?
74,000 के आसपास का आंकड़ा आएगा, 74,121। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, आज भी देखो न जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां पे ऑल वेदर रोड्स नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, कभी इलेक्ट्रिसिटी आती है कभी नहीं आती। आज भी न जाने कितने गांव हैं जहां पे क्लीन वाटर की सप्लाई नहीं है। फिर उसके बाद है हेल्थ केयर एक्सेस। आपको भी पता है, देखो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो शहरों में हैं, गांव में बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। गांव के लोगों को शहरों में जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। एक डेटा आपको दूं, 65% लोग अभी भी देखो गांव में रहते हैं, बट देश के सिर्फ 25 से लेकर 30% जो हॉस्पिटल्स हैं ना, वही गांव में हैं। गांव में अगर हॉस्पिटल मिल भी गए, मतलब सरकार ने हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और मतलब अच्छे से इलाज उपलब्ध नहीं होता गांव में। इसके बाद देखो एजुकेशनल चैलेंजेस में आप ये पाओगे, जो स्कूल है वहाँ पे टीचर की शॉर्टेजेस मिलेगी, गांव में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है, डिजिटल रिसोर्सेज आपको काफ़ी कम मिलेंगे स्कूलों में, समझ गए। तो ये सारी दिक्कतें हैं। फिर इसके बाद देखो, इवन हम बात कर रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास में भी ना, यानी पंचायतों के पास में भी 3F की कमी है। पहला F फंक्शंस, दूसरा F फंड्स, तीसरा F फंक्शनरी, यानी जो फंक्शनरी हैं ग्राम पंचायत के वो स्किल्ड नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे ऑपरेट करना है। फिर देखो जेंडर रिलेटेड रूरल चैलेंजेस भी हैं। लैंड ओनरशिप की बात करें, कितना कम महिलाओं के नाम पे लैंड है, बहुत कम। और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिल रहा है। जो मेल है वो तो देखो शहरों में चले जाते हैं, माइग्रेशन हो जाता है, काम करने के लिए जाते हैं, पीछे एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी आ जाती है महिलाओं के ऊपर। लेकिन अगर महिला किसान है तो उसको बहुत दिक्कतें आती हैं खेती करने में, जैसे मैंने आपको बताया, कर्ज वगैरह नहीं मिलता आसानी से। नेक्स्ट है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। वही बात, आज भी देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ना महिलाओं के पास में डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। क्या मेजर सरकार को लेने चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखो, सरकार को ना रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना होगा। रूरल एरियाज में ना लोगों के पास में खेती के अलावा दूसरी जॉब्स भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, मतलब गांव में इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश हो, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? स्पेशल देखो इंडस्ट्रियल पार्क इस्टाब्लिश करें, क्लस्टर इस्टाब्लिश हो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे देखो नमकीन की फैक्ट्री है, या फिर राइस की प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज एक साथ हों, और उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो उसी इंडस्ट्रियल पार्क में मिले, उसी क्लस्टर में मिले। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। इसके अलावा देखो जो MSMEs है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाए। उनको बोला जाए कि भैया रूरल एरिया में आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो आपको कम टैक्स लगेगा, आपको बहुत फायदे होंगे। सरकार अलग अलग ढंग से फायदे दे सकते हैं, सरकार अलग अलग ढंग से सब्सिडी दे सकती है, उनको लोन दे सकती है मोटिवेशन देने के लिए कि वो रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश करें। इसके अलावा ये इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा रूरल एरियाज के जो यूथ हैं वो अपना स्टार्टअप इस्टाब्लिश करें, तो एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित स्किल्स जो है वो रूरल यूथ को दी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। अभी देखो जैसे शिकायत है ना कि रूरल एरियाज में अभी भी इंटरनेट उतना अच्छी स्पीड से नहीं आता जितना शहरों में आता है। हालांकि भारत नेट स्कीम ने अच्छा काम किया है, बट अभी भी दिखते हैं। तो राइटर कहते हैं देखो इसके लिए ना इनोवेटिव सॉल्यूशन लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क का सहारा लिया जा सकता है। जैसे जो इलोन मस्क हैं वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर करके इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा सरकार भी कर सकती है। मतलब समझ गए ना, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क सरकार भी स्टैब्लिश कर सकती है। फिर नेक्स्ट है इनहेंसिंग रूरल हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव केयर। अब देखो गांव गांव में ना हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल स्टैब्लिश किया जा सकता है। हब मतलब बीच में देखो एक सिटी हो और उसके कई सारे स्पोक्स हों, वो सिटी कई सारे गांव से जुड़ी हुई हो, और सिटी में जो अच्छा हॉस्पिटल है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो गांव में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ हो थ्रू टेलीमेडिसिन या फिर ई हेल्थ केयर सिस्टम। ये तो देखो होने लगा है। मतलब इवन देखो मुझे भी कई बार
कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है तो आजकल ना ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे अपोलो है, टाटा 1mg है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उनसे ना आप डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। इवन कोविड में मैंने अपोलो एप्लीकेशन पे जाके केरल के एक डॉक्टर से बात की थी कि अभी क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को ना सरकार अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकती है, गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड अगर करनी है तो। फिर देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस को सरकार प्रमोट करें, जैसे रिमोट सेंसिंग है, सोइल मैपिंग है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लिए जाएं एग्रीकल्चर में, जैसे कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, कौन सी फसल उगानी है। आजकल तो एआई आ गया है, बिग डेटा आ गया है, तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते एग्रीकल्चर में। फिर नेक्स्ट है, हमने बात की ना महिलाओं के नाम पे लैंड नहीं है और महिलाओं का से काफ़ी कम है एग्रीकल्चर में, तो इसे इंक्रीज करने के लिए ना आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से इस्टेब्लिश करो जो वुमेन लेड हों। अब महिलाएं होंगी इस फार्मर लेड ऑर्गेनाइजेशंस में, इनको महिलाएं लीड करेंगी, तो ना महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा और महिलाएं ज़्यादा अच्छे से बार्गेन कर सकेंगी, क्रेडिट लेने में, इनपुट परचेज करने में, अपनी फसल बेचने में, ये फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म का देखो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। शहरों के लोग ना गाँव में जाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए चैन से अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो ना रूरल टूरिज्म का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, इसे किसानों को यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद है जो रूरल गवर्नेंस है ना, उसे मजबूत किया जाए। रूरल गवर्नेंस जैसे पंचायती राज बॉडीज़ हैं, उनको ज़्यादा पावर दी जाए, उनको ज़्यादा फंड्स दिए जाएं, उनके फंक्शनरीज को ज़्यादा स्किल दी जाए, उनको ज़्यादा फंक्शंस दिए जाएं। समझ गए, 3F की हमने बात की, हर एक F उनको प्रोवाइड किया जाए। सबसे लास्ट में एक और अच्छा पॉइंट है, रूरल बायो इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे देखो, गांव में ना बायो रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की जाएं, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए प्लांट लगने चाहिए, जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं स्टबल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, तो इन सब का काफ़ी स्कोप है गांव में। फिर एक पॉइंट और भी है, देखो जो CSR का पैसा है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कंपनीज को एंकरेज किया जा सकता है कि आप CSR का पैसा ज़्यादा खर्च करिए रूरल डेवलपमेंट पे। तो आज देखो ये पूरा इशू जो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया रूरल डेवलपमेंट से संबंधित, क्योंकि इस बार काफ़ी उम्मीद है कि क्वेश्चन आ सकता है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कीनिया के डेट क्राइसिस के बारे में है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से और GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो मेंस में क्वेश्चन UPSC नहीं पूछेगी कि कीनिया में क्या चल रहा है बताओ, लेकिन हाँ डेट ट्रैप का कंसेप्ट समझने के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और प्री में UPSC आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगी है कि किस देश में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे UPSC पूछ लेती है अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, टर्की में कौन से क्राइसिस हैं, तो उस हिसाब से देखें तो आजकल इस प्रकार के इश्यूज के बारे में ब्रीफ में पता होना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं ताकि डेट ट्रैप के बारे में आपको सब पता हो। देखो एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, सड़कें बनानी है, फैक्ट्रीज लगानी है, स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाने हैं। लेकिन देखो दिक्कत यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास में इतना पैसा होता नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं? कर्ज लेती हैं। जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सब ने क्या किया? कर्ज लिया। अब कर्ज इनको देता कौन है? कर्ज इनको दिया जाता है वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना जैसे बड़े खिलाड़ियों के द्वारा। वो कहते हैं लो भाई ले लो पैसा, बट याद रखना ब्याज के साथ वापस लौटाना पड़ेगा। शुरुआत में देखो सब ठीक लगता है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, कीनिया को, जिसका आज हम इशू डिस्कस कर रहे हैं, इनको कर्ज मिल गया। अब ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि हम भी अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं। बट कई बार देखो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं, उतना रिटर्न नहीं आ पाता, उतना इकोनॉमी को फायदा नहीं हो पाता। समझ गए? और धीरे धीरे जो कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब जितना रेवेन्यू ये देश कमाते हैं ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपये कमाए तो 40 रुपये 50 रुपये तो पिछला जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है।
यानी अब जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है उसका आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पिछला कर्ज आपने इतना ज्यादा लेकर रखा है, उसका ब्याज चुकाने में आपका 50% रेवेन्यू चला जा रहा है। धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको चुकाने के लिए और ज्यादा लोन लेना पड़ता है। फिर बड़े खिलाड़ी लोन देना बंद कर देते हैं, उनको पता है इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको लोन दिया तो मारे जाएंगे। लेकिन आईएमएफ जैसे जो संस्थान है ना, वो कंडीशन रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको फर्दर कर्ज तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी में सुधार लेके आओगे, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करोगे, आप टैक्स इंक्रीज करोगे, आप सब्सिडी कम करोगे, तभी हम आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे कर्ज की, अदरवाइज नहीं देंगे। आईएमएफ ने यही कंडीशन श्रीलंका के सामने रखी, पाकिस्तान के सामने रखी और यही कंडीशन कीनिया के सामने भी रखी। कीनिया ने क्या किया, आईएमएफ से 1.55 बिलियन डॉलर्स का लोन लेना था, तो आईएमएफ की कंडीशंस को मान लिया, टैक्स इंक्रीज कर दिया। लेकिन जैसे ही टैक्स इंक्रीज किया, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों ने पार्लियामेंट का एक हिस्सा जला दिया, सरकार डर गई, 23 लोगों की जान चली गई। जब कीनिया की सरकार ने आईएमएफ की बात मानी, फर्दर लोन लेने के लिए टैक्स इंक्रीज किया, लोग सड़कों पर आ गए, तो 23 लोगों की जान चली गई। कीनिया की सरकार डर गई, उन्होंने कहा हम ये बिल वापस ले रहे हैं, यानी टैक्स इंक्रीज नहीं करेंगे। तो राइटर बोलते हैं पहले ही आप बता देते, कम से कम इतने लोगों की जान तो बचाई जा सकती थी। लेकिन देखो, कीनिया के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे उनके ऊपर कर्ज जो है अब 3/4 ऑफ जीडीपी है, यानी 75% ऑफ जीडीपी उनके ऊपर कर्ज है, 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। अब आप थोड़ा बड़ी पिक्चर देखिए, बड़ी पिक्चर देखो, ये हाल ना बहुत सारे देशों का है। पाकिस्तान, श्रीलंका का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मालदीव का भी यही हाल है, जाम्बिया और घाना ये तो डिफॉल्ट कर गए थे अफ्रीका में। बाद में इन्होंने लैंडर्स के साथ में डील साइन की और डेट को रीस्ट्रक्चर किया। रीस्ट्रक्चर मतलब हम भैया अभी नहीं दे सकते, 5 साल बाद दे देंगे, थोड़ा इंस्टॉलमेंट कम कर दीजिए, इस प्रकार से डेट इन्होंने रीस्ट्रक्चर करवाया। और देखो हमारे देश में भी ना, जब सरकारें फ्रीबीज देती हैं ना, और ये नहीं सोचती कि इकोनॉमी पर इसका क्या असर हो रहा है, तो मतलब हम भी उसी तरफ जा रहे होते हैं। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो अच्छी इकोनॉमी में विश्वास नहीं करती, पॉलिटिशियंस बस इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी घोषणा कर देते हैं। कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है और लगातार कर्ज बढ़ने के कारण देखो वही सिचुएशन हो जाएगी जो आज के समय में श्रीलंका की है। श्रीलंका तो फिर भी ठीक हो गई, अब वहाँ पे सत्ता चेंज हो गई, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब कीनिया जैसे देशों की जो सिचुएशन है ना, हमारे देश में भी राज्यों की वही सिचुएशन हो जाएगी अगर उन्होंने रैकलेस ढंग से स्पेंड किया, सोच समझ के स्पेंड नहीं किया, किससे फ़ायदा होगा किससे नहीं होगा ये सब चीज़ें नहीं सोची, तो देखो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। खैर ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन सही है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं जैसे इन देशों ने फेस की। लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चंस आपको आज अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो डेट ट्रैप से संबंधित है, एक रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।